हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच और इस बार लेकर आया हूँ कैंपस कनेक्ट में बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ। और डू इट एनीवे किताब बुक जो मैं आप लोगों को सुना रहा था पढ़ के, अब उसका एक अंश और लेकर आया हूँ जिसका नाम है एक्शन इम्पैक्ट लाइफ, नया कर्म नया प्रभाव, भाग 4। पृथ्वी पर जैसे ही जीव का जन्म होता है तो हलन चलन शुरू हो जाती है, क्योंकि हर जीव का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य ही कर्म करना है और संसार को विकास की ओर लेकर जाना है। मगर कुछ लोग तो ना हिलने डुलने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं और उनके जीवन का यही उसूल होता है कि जब सारी उम्र पड़ी है काम करने के लिए तो आराम से करेंगे, जल्दी किस बात की है। इसलिए ऐसे लोग बहाने बनाने में माहिर होते हैं। वो नहीं जानते कि कर्म का भी एक नियम है या कहें कानून है, जिसके अनुसार आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलता है, और अगर आप कोई भी कर्म नहीं करते हैं तो उसका भी फल आता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है लेकिन वो सही समय पर दवाई लेता है, व्यायाम करता है, खबरदारी लेता है तो उसका फल उसे मिलने वाला है। मगर यदि वो बहाने बनाकर टालता रहेगा तो इसका फल भी उसे मिलेगा। जैसे क्लास में टीचर ने विद्यार्थियों को आलस्य पर निबंध लिखने को कहा। एक विद्यार्थी ने 4 पेज खाली छोड़कर अंत में लिखा, यही है आलस्य। एक विद्यार्थी ने तो कुछ नहीं लिखा। जब टीचर ने पूछा तो उसने कहा, खामोशियां ही बेहतर हैं, लफ्जों से तो लोग रूठ जाते हैं। अब इसका फल क्या होगा आप जानते हैं। देखा जाए तो बहाने देना भी कर्म न करने का कर्म है, जिसकी वजह से जीवन में असफलता आती है। आपके जीवन में समस्याएं, परेशानी या पैसे की कमी जैसे फल भी आ सकते हैं, जिन्हें भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। बहाने दिए बिना अगर आप अपने सारे काम करेंगे तो आपके जीवन में हर कदम पर सफलता का फल आपको मिलता रहेगा। आप अपने जीवन में सफल हैं या असफल, वो सब आपके कर्मों पर निर्भर है। कई बार मन में ये प्रश्न भी आता है कि हम कर्म तो कर रहे हैं पर उसका परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तो इसे समझे कि आज फल भले ही नहीं दिख रहा हो परंतु फल ना आए, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि इस कानून के साथ एक मुख्य पहलू और है, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव। अर्थात इस धरती पर बिना वजह एक पत्ता तक नहीं हिलता, ना हिल सकता है। पत्ता हिलने के पीछे भी कारण है, हवा। इससे समझें कि बिना कारण आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी परिणाम आ रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। जैसा आपने ये पुस्तक हाथ में ली है तो ये प्रभाव है या कहें परिणाम है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं इस पुस्तक को सुनाते हुए तो भी ये परिणाम है या कारण है। इस छोटी सी क्रिया के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं जिसने ये पुस्तक हाथ में लेने के लिए मजबूर किया है, आपको सुनने को मजबूर किया है। कारण कोई भी रहा हो, मगर इसे पढ़ने का प्रभाव भविष्य में भी आएगा। इससे आपके जीवन को यूटर्न मिलेगा, क्योंकि कारण और प्रभाव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज इंसान के जीवन में यदि कोई नकारात्मक परिणाम दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं उसका कारण जरूर मौजूद है, मगर वो इस बात से अनजान है। इसलिए वो इन कारणों को बहानों के रूप में पेश करता रहता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो भूतकाल के कारणों के बहाने नहीं बनाते बल्कि नए कारण का निर्माण करते हैं, नए कर्म करते हैं ताकि परिणामों को बदला जा सके। दूसरे वे जो उन कारणों का रोना रोते रहते हैं, जैसे काश मेरी पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में हुई होती, काश मेरे माता पिता अमीर होते, काश मेरा जन्म किसी और देश में हुआ होता, वगैरह वगैरह। इसे कंडीशनल एक्सक्यूज कहा गया है, यानी कारणों को बहानों का रूप देना। ऐसे लोग हमेशा भूतकाल में हुई कारणों को दोष देते हैं, जिससे ना उनका वर्तमान बदलता है और ना ही भविष्य। जैसे कि 2 मित्र थे, बचपन से साथ साथ हिंदी मीडियम में स्कूली शिक्षा प्राप्त करके वे नौकरी पर लगे। चूंकि दोनों हिंदी भाषा में पढ़े थे इसलिए उनको इंग्लिश में बातचीत करने में दिक्कत आती थी। वे इंग्लिश जानते तो थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। उनमें से एक हर समय यही कहता कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, इसलिए अंग्रेजी में अच्छे से बात नहीं कर पाता, दिक्कत आती है। मेरे माँ बाप ने मेरे भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं, काश वो मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाते तो आज मैं भी किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा होता, आदि। इस तरह वो हर समय अपने भूतकाल को और अपने माता पिता को दोष देता था। लेकिन दूसरा मित्र जो उसी तरह की परिस्थितियों का शिकार था, उसने इन सब कारणों को बहाना न बनाते हुए नए कारण यानी कि कर्म का निर्माण किया। उसने कोचिंग स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया और अपने वर्तमान तथा भविष्य को उज्ज्वल बनाया। आज वो एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत है। इस उदाहरण में एक ने कंडीशनल एक्सक्यूज देकर यानी दूसरों पर दोष डालकर बहाने देने शुरू किए और दूसरे ने खुद अपनी जिम्मेदारी ली और वर्तमान की जरूरत को देख समझ कर आवश्यक कदम उठाए। अब जिंदगी में वही कर्म करते रहे जो हमेशा से करते आए हैं, यानी घुमावदार या जिगजैग रास्तों से चलते आए हैं, तो आपको वही परिणाम मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। यदि आपको नया परिणाम चाहिए
तो ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, यानी सरलतम मार्ग अपनाना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं अपनाया। ये कॉज एंड इफेक्ट का मुख्य पहलू है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज से आपको कारणों का बहाना न देते हुए नए कर्म को महत्व देना है। एक्शन इम्पैक्ट लाइफ, यानी आपके ही कार्य आपके जीवन पर असर करते हैं। एक्शन के बारे में सोचना एक बात है और एक्शन लेना एक अलग बात है। जैसे वजन कम करने के लिए किसी ज्ञानी भाई ने राम को सवेरे साइकिल से घूमने की सलाह दी। 3 महीने तक राम रोज 8-10 किलोमीटर घूमा, फिर भी वजन कम नहीं हुआ। फिर उसने सोचा, मुझे लगता है पीछे बैठने से वजन कम नहीं होगा, साइकिल मुझे खुद ही चलानी पड़ेगी। ये फर्क है एक्शन के बारे में सोचने और एक्शन लेने में। आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, क्रिएटिविटी है, समय है, आपके अंदर अनेक गुण हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन जब तक आपके द्वारा कोई क्रिया नहीं होती, कुछ कदम नहीं उठते, तब तक वे सब व्यर्थ हैं और उसका कोई परिणाम नहीं आता। क्योंकि आप जानते हैं कि कार्य होगा तो उसका परिणाम आएगा, कर्म होगा तो फल भी आने वाला है, फिर वो कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा। जब आप कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तब आप भूतकाल के कारणों को नजरअंदाज करते हुए नए एक्शन लेने की शुरुआत करते हैं, जिससे मन को नई दिशा मिलती है जो प्रगति की तरफ जाती है और भविष्य के लिए नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। क्योंकि एक्शंस का, क्रियाओं का ही परिणाम आता है, डूइंग का महत्व है। जैसे जो कैप्टन क्रिकेट मैच में जीतता है वो अपने इंटरव्यू में डूइंग की बात करता है। मैंने और मेरी टीम ने अच्छी प्लानिंग की, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, बैट्समैन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। जबकि हारने वाला कैप्टन परिणाम के लिए परिस्थिति को दोष देता है। अरे हम टॉस हार गए, ग्राउंड के अंदर बहुत नमी थी, बदकिस्मती से हमारे विकेट गिरते गए इत्यादि। जीतने वाले की सोच डूइंग पर है और हारने वाले की कारणों पर। मनन करें तो आज आप जो भी समस्याएं फेस कर रहे हैं, जिसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा, उनमें आप कारणों को बहानों का रूप देते हैं या कारणों की जिम्मेदारी लेकर नए कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप पुराने कारणों को दोष दे रहे हैं तो आपको कोई भी समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए नए सिरे से सोचें कि मैं अपनी कंडीशंस, परिस्थिति के लिए और उसके अनुसार अपने भविष्य का निर्माण करूं या अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए नए कंडीशंस का निर्माण करूं। यदि आप नए कर्म करने को महत्व देते हैं तो अगले भाग में दिए गए मनन प्रश्न द्वारा काम आज से शुरू करें। पता नहीं कल हो ना हो, आज से शुरू करें, कल हो ना हो। भाग 5। मैं ये सेगमेंट आप लोगों के पास इसलिए लेकर आया हूं कि अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं और आपको उस वर्कशॉप के ऊपर ले जाना चाहता हूं, अग्रसर करना चाहता हूं जो बेहद ज़रूरी है। पत्नी ने पति से कहा, तुमसे शादी करके तो मैं पछता रही हूं, इससे अच्छा तो मेरी शादी किसी राक्षस से हो जाती। पति, पगली खून के रिश्तों में भी क्या कभी शादी होती है? पति पत्नी के पछताने पर तो कई बार मजाक किया जा सकता है, मगर अपनी गलती से हुए नुकसान के पछतावे को क्या मजाक में लिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि समय रहते अगर सही तरीके से कर्म किया होता तो बाद में पछताना नहीं पड़ता। आपने कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, बहाने देने की आदत वाले लोगों में अक्सर ये कहा जाता है कि कार्य के समय वे बहाने बनाकर कार्यों को टालते हैं, लेकिन जब उन्हें जीवन में सफलता नहीं मिलती या दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तब वो पछताते हैं कि काश मैंने बहाना देने की बजाय थोड़ी मेहनत करके कार्य किया होता तो मैं आज भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ गया होता। लेकिन अब तो समय हाथ से निकल चुका है, पछताने का समय भी बीत गया है। कुछ लोग इस बात को अच्छी तरह से समझकर दोबारा ऐसी गलती नहीं करते, यानी वो बहाने देना बंद कर देते हैं। पर कुछ लोग इस बात को भूलकर अपनी पुरानी प्रवृत्ति को अपनाते हुए कहते हैं, फिर से बहाने देते हैं, फिर आगे चलकर सही परिणाम न मिलने पर वो पछताते हैं। कुछ देर तक वो पछताते हैं, मगर बाद में घटना और पछतावा दोनों को भूल जाते हैं। ये लूप उनके जीवन में चलता रहता है। दरअसल पछतावे का भाव आना एक तरह का इमोशन है, जिसे सही ढंग से समझा जाए, देखा जाए तो ये जीवन में एक बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। इंसान जब पछताता है तब उस समय उसे तकलीफ होती है, अंदर एक गिल्ट, ग्लानि की भावना तैयार होती है। ये भावना इसलिए आती है ताकि इंसान उस पर कार्य करके सुधार या कुछ नया निर्माण कर सके, अपने सकारात्मक गुणों को उभार सके। लेकिन वो अपने भावों में इतना डूब जाता है कि नव निर्माण की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता, और तो और वो अपने पछतावे पर भी पछताता है कि वो इतना क्यों पछताया। जैसे कि ओशो ने भी एक बड़ी प्यारी सी बात कही है कि भविष्य में जब ये भविष्य वर्तमान बनेगा और तुम्हारा वर्तमान भूतकाल बनेगा तो तुम इस पछताने के लिए भी पछताओगे, तो ऐसा ना करें। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पछतावे के इमोशंस को समझकर ऐसे काम करते हैं कि जो उन्हें आगे कभी भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उल्टे उनके अंदर एक बड़ा परिवर्तन होता है जो उनके साथ साथ दूसरों को भी लाभ देता है।
एक योगा टीचर ने अपने बारे में बताते हुए कहा, कुछ साल पहले मैं एक कंपनी में नौकरी करता था तथा अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। सभी मेरी काम की तारीफ करते थे, मेरी ईमानदारी की तारीफ करते थे, जिसकी वजह से मुझे घमंड हो गया। एक बार एक छोटे एक्सीडेंट की वजह से मेरा पैर मुड़ गया और मुझे 15 दिन तक छुट्टी लेकर घर पर रहना पड़ा। 15 दिन बाद जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे हिस्से के कई कार्य अधूरे पड़े थे। ये देखकर मैंने गुस्से में सभी सहयोगियों को डांट फटकार लगाई और अपने परफेक्ट कार्य करने का रौब जमाया। कुछ दिनों बाद फिर से उसी जगह पर फ्रैक्चर हुआ। इस बार एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ कि मैं बिस्तर से 3 महीनों तक हिल नहीं पाया। उस दौरान मेरे अंदर मनन शुरू हुआ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कुदरत मुझे क्या सिखाना चाहती है। मुझे अंदर से समझ में आ रहा था कि ये मेरे झूठे अहंकार का ही परिणाम है। डॉक्टर ने जब ये कहा कि अब आप कभी भी अपने पैरों को मोड़ नहीं पाएंगे, तब ये सुनकर मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने पूरे दिल से पछताते हुए सभी से क्षमा प्रार्थना की और अपने जीवन को नया रूप देने की ठान ली। परिणाम स्वरूप आज दोनों पैरों में रॉड होने के बावजूद मैं हर तरह के काम आसानी से कर पाता हूँ और एक योग्य योगा टीचर के रूप में आपके सामने हूँ। हमेशा ये याद रखें कि पछताने की फीलिंग को बुरा समझकर दुख नहीं भुगतना है, बल्कि जब भी पछताना है तो सही तरीके से पछताएं। जीवन में जब भी पछताएं तो ऐसे पछताएं कि फिर से पछताने की नौबत ही ना आए, यानी कि स्मार्ट तरीका अपनाएं। जी हाँ, पछताने का भी एक आसान और स्मार्ट तरीका है, वो है खुद से सवाल पूछना, 3 साल के बाद मैं किन बातों पर पछता रही होंगी, यानी अगर बहाना बनाने की आदत आने वाले 3 साल तक रही तो मेरा जीवन कैसा होगा। इस तरह के सवाल पूछने से आपके सामने 3 साल बाद की पिक्चर तैयार होगी। अगर आज तक आप बहाने दे देकर कार्यों को टालते आ रहे हैं तो 3 साल बाद आप यहीं के यहीं खड़े होंगे। आज की तरह हर बात पर पछताते हुए क्या आप ऐसी जिंदगी आगे भी जीने के लिए तैयार हैं या आज से बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। अगर 3 साल समझ में ना आ रहा हो तो समय सीमा 5 साल करके देखें। आज से 5 साल बाद अगर मेरी आदतें नहीं बदली तो मेरा व्यवसाय कैसा होगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा, मेरे रिश्ते कैसे होंगे। जब सही सवाल पूछा जाता है तब जागृति आती है और आप अपने विकास की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। आप अपने अंदर नई स्किल डेवलप करने लगते हैं, खुद को समय की मांग के अनुसार ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, रिश्तों में तालमेल बिठाने लगते हैं, उम्र को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य को उचित महत्व देने लगते हैं। उसके लिए अपने खान पान के तौर तरीकों में सुधार, व्यायाम, सैर आदि को महत्व देते हुए उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ताकि समय पर आप आने वाले समय में लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएं। सकारात्मक गुणों को बढ़ने से आत्मविश्वास को बल मिलता है तथा एक नई तरह की राह पर कदम अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। आज आप इस तरह से खुद से सवाल पूछेंगे तो अपने आने वाले समय का भरपूर लाभ ले पाएंगे और कुछ सालों के बाद आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा कि अच्छा हुआ जो मैंने बहाना देने के बजाय काम को महत्व दिया और अपने गुणों को उभारने का काम किया। तभी तो मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। उस समय किए गए कार्यों का फल मुझे आज सुख दे रहा है। आज से ही अपने नए जीवन की शुरुआत करें। पूरा पछताएं, कल हो ना हो। जैसे सोने को आग में तपाकर गहनों को रूप दिया जाता है, वैसे ही इतना पछताएं कि बाद में पछताना ना पड़े, ताकि आपका जीवन महक उठे। अगला भाग लेकर आता हूं कल, भाग 6, जहां पर बताऊंगा आपको कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर। थैंक यू सो मच।